Hello everyone, welcome back to the class. So guys, it's our day 7 of 8-day marathon of costing and taxation. हम लोग डे 7 का आज ये दूसरा वीडियो है. हम लोग आज पहले वीडियो में कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किए हैं. अभी के वीडियो में हम लोग इनकम जो कि टोटल इनकम का पार्ट नहीं होगा, वो इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होगा उसमें से कुछ इनकम के बारे में देखेंगे जो हम लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम. वो इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होता है. जब हम लोग टैक्स में टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे जो कि हम लोगों का हेड्स ऑफ इनकम का सम, मतलब हम लोगों का हेड्स ऑफ इनकम सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस, ये सब को जब हम लोग ऐड करते हैं उसको ऐड करके हम लोग क्या आता है ग्रॉस टोटल इनकम. उसमें से फिर चैप्टर 6A का डिडक्शन देते हैं 80C से लेकर 80U तक. फिर आता है हम लोगों का टोटल इनकम. तो उस टोटल इनकम में कौन कौन सा इनकम हम लोग इंक्लूड नहीं करते उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो उसमें सबसे पहला इनकम होता है रिसीट ऑफ अ मेंबर फ्रॉम द जॉइंट इनकम ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. बोल रहा है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. हम लोग HUF देखें. HUF से जो इनकम होता है, HUF का इनकम जो मेंबर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, HUF का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है जो मेंबर्स को मिलता है, प्रॉफिट का शेयर जो मेंबर को मिलता है वो मेंबर के हाथों में टैक्सेबल नहीं होता है. क्यों नहीं टैक्सेबल होता है? बिकॉज HUF अपने आप टैक्स देता है. मतलब इनकम टैक्स के अंदर HUF खुद का टैक्स खुद देता है. HUF खुद का टैक्स खुद देता है. जब खुद का टैक्स HUF दे रहा है तो टैक्स देने के बाद ही पैसा मेंबर लोग को मिल रहा है. तो बोल रहा है तो उस पे एक बार सरकार को टैक्स चला गया तो फिर जो मेंबर को उसमें से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा उसका टैक्स मेंबर के हाथों में टैक्सेबल नहीं होगा. ठीक है, वो पैसा मेंबर के हाथों में टैक्सेबल नहीं होगा. जैसे मान लो टाटा सन प्राइवेट लिमिटेड है और इसका मेंबर है X. टाटा सन प्राइवेट लिमिटेड का मेंबर कोई मिस्टर X है. ठीक है, अब ये पर्सनली कहीं पे काम करता है, वहां से उनको सैलरी मिला 50,000 का. कितना का? 50,000 का या 5 लाख का. ठीक है, 5 लाख का सैलरी मिला और उसको टाटा सन प्राइवेट लिमिटेड से 20,000 या सिर्फ 50,000 का उसको क्या मिला? 50,000 का उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला. मतलब उसको प्रॉफिट, HUF का मेंबर है तो वहां से उसको 50,000 का प्रॉफिट मिला और 5 लाख का सैलरी मिला. तो इस केस में उसको कितना रुपए टैक्स देना होगा? तो भैया सैलरीज इनकम में उसका 5 लाख चल जाएगा. अच्छा, सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का, 4.5 लाख. बट अब समझना, ये 50,000 तो HUF का पैसा है ना, HUF का शेयर का पैसा है. तो HUF से जो शेयर मिला वो X के हाथों में टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि HUF जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो टैक्स दे चुका है. इसीलिए ये वाला यहां पे ऐड नहीं होगा. उसका टोटल इनकम ही 4.5 लाख हो जाएगा और उसको 4.5 लाख पे टैक्स देना होगा. डन है, समझ में आ गया. तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो मेंबर है उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से जो भी इनकम होता है, कौन सा इनकम? शेयर प्रॉफिट का इनकम. प्रॉफिट का इनकम जो होता है उसको हम लोग उसके टोटल इनकम में ऐड नहीं करते. डन, ये था पहला. ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग. सो हम लोगों का दूसरा इनकम है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं, कोई भी पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर है, ठीक है, उसके हाथों में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उसके हाथों में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो टैक्सेबल नहीं होगा. सिंपल सा कारण है, जैसे HUF में HUF खुद से टैक्स दे रहा था, वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म टैक्स देगा खुद का. क्योंकि हम लोग पर्सन में पढ़े थे कि फर्म, HUF, इंडिविजुअल सारे पर्सन के अंदर आता है तो पर्सन को टैक्स खुद का देना पड़ता है. तो पार्टनरशिप फर्म टैक्स खुद ही देगा, पार्टनरशिप फर्म खुद ही टैक्स पे करेगा. तो जब पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे कर रहा है उस केस में पार्टनर को उस शेयर ऑफ प्रॉफिट पे टैक्स देने का कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, बट यहां एक चीज याद रखना,
पार्टनर को अगर पार्टनरशिप फर्म से रेम्यूनरेशन मिल रहा है, सैलरी वगैरह मिल रहा है ना, कमीशन मिल रहा है, इस सारे इनकम पे उसको टैक्स देना होगा, इन सारे इनकम पे टैक्स देना होगा। समझ में आया? पार्टनर को रेम्यूनरेशन, कमीशन, ये सब अगर सैलरी वैलरी कुछ मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है, कुछ भी अगर पार्टनरशिप फर्म से मिल रहा है, उस पे उसको टैक्स देना होगा। छूट क्या है? जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनर को प्रॉफिट दे रहा है, पार्टनर को जो प्रॉफिट दे रहा है, वो प्रॉफिट जो है पार्टनर के टोटल इनकम में ऐड नहीं होगा, वो पार्टनर के टोटल इनकम में ऐड नहीं होगा। कौन सा इनकम? सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट का इनकम, जो उसको सैलरी कमीशन मिल रहा है वो सब ऐड हो जाएगा। ठीक है, डन है। पार्टनर को अगर पार्टनरशिप फर्म से कोई भी सैलरी कमीशन मिल रहा है, वो वगैरह पार्टनर में पार्टनर के टोटल इनकम में ऐड होगा, बट शेयर ऑफ प्रॉफिट का पैसा पार्टनर के टोटल इनकम में ऐड नहीं होगा। डन, चलो आगे बढ़ो। सो हम लोग अभी जो पढ़े कि भैया शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर पे टैक्सेबल नहीं होता है, उसका एक सम्स देखते हैं। ठीक है, लेट्स से ए बी सी आर पार्टनर, ये कौन है? ये तीनों पार्टनर्स है। ठीक है, बोल रहा है पार्टनरशिप फर्म से उनको ए को 20,000, बी को 10,000 और सी को 7,000 रुपए मिल रहा है। ठीक है, एज रेम्यूनरेशन। ये क्या है? एज रेम्यूनरेशन। ठीक है, और बोल रहा है 5,000 सबको, तीनों को 5,000 करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और 8,000 करके, 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 8,000 डिविडेंड या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हम लोगों का ए कितना कमा रहा है? 20,000, 10,000, 7,000 रेम्यूनरेशन के तौर पे, 5,000, 5,000, 5,000 इनकम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे, 8,000, 8,000, 8,000 डिविडेंड या शेयर ऑफ प्रॉफिट के तौर पे। ठीक है, हम लोगों को तीनों का टोटल इनकम निकालना है। तो हम लोगों को तीनों का टोटल इनकम निकालने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ ए, बी एंड सी फॉर असेसमेंट ईयर 2025-26, ये लिख दिया। फिर हम लोग अगर लिखे सबसे पहले रेम्यूनरेशन, मान लो ए है, बी है, सी है, तो ए का कितना है? 20,000, 10,000, 7,000। भैया ये तो टैक्सेबल है ना, रेम्यूनरेशन इनकम तो टैक्सेबल है। अभी हम बोला रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारा टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल क्या नहीं होगा? सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो डिविडेंड मिल रहा है वो हम लोगों को टैक्सेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी टैक्सेबल हो जाएगा, 5,000, 5,000, 5,000। ठीक है, अब आता है डिविडेंड, तो भैया ये नील हो जाएगा तीनों। क्यों? क्योंकि ये तो ऐड ही नहीं होता टोटल इनकम में। तो इसका आ जाएगा 25,000, इसका आएगा 15,000, इसका आएगा 12,000। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो सम्स, चूंकि हम लोगों का एमसीक्यूज आने वाला है, दैट्स वाई हम लोगों को सिर्फ ऐसे ही मन में भी करने से हो जाएगा, या फिर तुम लोग कहीं भी पेज के साइड में छोटा सा ऐसे करके भी कर दोगे तो भी इनफ है। ठीक है, 25,000 गेस का, ए का 25,000, बी का 15,000, सी का 12,000। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अगला हम लोगों का सम इंश्योर्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर हम लोग LIC करवा के रखे हैं, हम लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखे हैं, उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो हम लोगों का टैक्सेबल नहीं होगा, वो हम लोगों का पूरा एग्जेम्प्टेड होता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D। ठीक है, ये LIC का जो पैसा होता है, जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड होता है। बट एक कीमैन इंश्योरेंस होता है, एक कीमैन इंश्योरेंस, कीमैन
इंश्योरेंस। कीमैन इंश्योरेंस किसको बोलते हैं? कीमैन इंश्योरेंस होता है अगर तुम किसी कंपनी का बहुत ही खास आदमी हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हो, तो कंपनी तुम्हारे नाम पे एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा के रखा है, उसको हम लोग कीमैन इंश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो कीमैन इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल होता है, वो टैक्सेबल होता है। वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो ये एग्जेम्पशन है इसमें वो फॉल नहीं करता है। ठीक है, अच्छा अगला है डेली अलाउंस टू एमपीज एंड एमएलएस। एमपीज किसको बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए किसको बोलते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। ठीक है, तो ये दोनों का जो मेंबर है, जो पार्लियामेंट का या लेजिस्लेचर असेंबली का जो मेंबर्स है, उसका जो डेली अलाउंस का पैसा है, डेली अलाउंस का पैसा है, उसको हम लोग टैक्स नहीं देते, उस पर हम लोग टैक्स कैलकुलेट नहीं करते, वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होता, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड होता है, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड होता है अंडर सेक्शन 10(17). कितना? 10 सबसेक्शन 17। ठीक है, अच्छा याद रखना एमपी और एमएलए का सैलरी टैक्सेबल है, सैलरी टैक्सेबल है, बट डेली अलाउंस जो है वो छूट है, डेली अलाउंस का छूट है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, और उसको जो कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है, कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस, इसका भी वो लोग को छूट मिलता है। मतलब किसी भी तरह का अलाउंस जो वो लोग को मिल रहा है, डेली अलाउंस, कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस, जितना भी तरह का अलाउंस मिल रहा है वो पूरा का पूरा छूट है, वो पूरा का पूरा छूट है, इस पे टैक्स नहीं लगता है। अगला है अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। भैया अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स क्या है? तो अगर तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड कोई बॉडी, ठीक है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड कोई बॉडी तुमको गिफ्ट देता है, गिफ्ट मतलब अवार्ड देता है किसी चीज के लिए, अवार्ड या रिवॉर्ड देता है, अवार्ड या रिवॉर्ड तुमको दे रहा है, उसके बदले जो तुम्हारे पास इनकम आ रहा है, अवार्ड के साथ पैसा भी मिलता है, तो वो जो पैसा है वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल नहीं होगा, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड रहता है, बट बशर्ते वो तुम्हारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया गया हो या फिर सेंट्रल जो दे रहा है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड हो। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज नहीं होगा और तुमको अवार्ड मिल रहा है, उसमें पैसा मिल रहा है, वो टैक्सेबल है। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज बॉडी से तुमको अवार्ड मिलता है, साथ में पैसा मिल रहा है, तो उस पैसा पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड होता है। डन, अवार्ड एंड रिवॉर्ड। इसके बाद हम लोगों का एक और बचता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी। छठा है, यहां लिखिए, इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी। इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी सेक्शन 10 सबसेक्शन 20। सेक्शन 10 सबसेक्शन 20 के अंदर इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी मतलब लोकल अथॉरिटी जितना भी है उसका इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, उसका इनकम को पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया है। अगर वो उसका जो जमीन होता है, लोकल अथॉरिटी मान लो केएमसी है, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसका कुछ जमीन है, उस पे वो शादी बाड़ी या फिर कहीं पे मान लो वो गाड़ी वाड़ी रखने का पार्किंग, वहां से पैसा कमा रहा है, कोई हाउस प्रॉपर्टी रखा है उसमें भाड़ा देके रखा है, उससे पैसा कमा रहा है, किसी भी तरह का इनकम जो लोकल अथॉरिटी का होता है वो सारा का सारा एग्जेम्प्टेड होता है, लोकल अथॉरिटी का कोई भी इनकम पे टैक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ इनकम था, 6 ही इनकम है, हम लोगों का सिलेबस में इतना ही है। अगर हम लोग इतना पढ़ लेते हैं तो हम लोगों का काम हो जाएगा। तो बोलने का मतलब हम लोगों का ये टोटल 6 इनकम था, जो हम लोगों का टोटल इनकम का पार्ट नहीं होता है, इसके अलावा भी है लेकिन हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो आज का हम लोगों का जो इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम ये कंप्लीट हो गया। हम लोग कल के वीडियो में रेसिडेंशियल स्टेटस से स्टार्ट करेंगे और हम लोगों का लास्ट वीडियो होगा कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन पे। उसके बाद हम लोग और भी कुछ प्लान कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।